तो आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये बेसिकली क्या होता है? तो देखिए, जो टॉपिक चल रहा था डीएनए मेथाइलेशन का, उसी का ये एग्जाम्पल है कि डीएनए मेथाइलेशन जो है लॉन्ग टर्म, अगर ये ऊपर देखें हम, तो ये हो गया, ये लॉन्ग टर्म जो साइलेंसिंग होती है जीन की, उसको भी अफेक्ट करता है। चाहे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन हो, या इम्प्रिंटिंग है, या जर्म सेल्स में जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, या टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स का, उसी का ये एग्जांपल इम्प्रिंटिंग वाला थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखते हैं इसको। देखिए, ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, इसको और किस नाम से हम जानते हैं? इसको हम कह सकते हैं गैमेटिक और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है? एक एपिजेनेटिक फेनोमेना है। एपिजेनेसिस क्या है वो भी डिस्कस कर देंगे अगर ये टाइमली खत्म हो गया तो। इट इज एन एपिजेनेटिक फेनोमेना, और इसकी वजह से, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की वजह से, मतलब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में होता क्या है बेसिकली, ये जानने की जरूरत है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में जो जीन्स होती हैं, यानी कि इट लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स in a parent specific manner, parent specific manner। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि इम्प्रिंटिंग में कुछ जीन्स जो है वो सिर्फ मैटरनल पेरेंट से जो आ रही हैं वो एक्सप्रेस होंगी, और कुछ ऐसी जीन्स होंगी जो पैटर्नल पेरेंट से आ रही होंगी और वो एक्सप्रेस करेंगी। तो पेरेंट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन जो जीन का होता है उसी को हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ या मोस्ट ऑफ जो ऑटोसोमल जीन्स होती हैं, ऑटोसोमल जीन्स, इनका क्या हिसाब किताब है? इसमें दोनों एलील्स का एक्सप्रेशन एक साथ होता रहता है, यानी कि बोथ एलील्स एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है और मोस्टली यही होता है, चाहे वो पैटर्नल एलील हो चाहे मैटरनल एलील, दोनों एलील्स जो होंगी वो एक साथ एक्सप्रेस करेंगी अपने आप को। लेकिन जब इम्प्रिंटेड जीन की हम बात करेंगे, यानी कि बट इन इम्प्रिंटेड जीन्स, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे इन जीन्स का एक्सप्रेशन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये मदर से आ रही हैं कि फादर से। तो इन इम्प्रिंटेड जीन्स एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंटल ओरिजिन, मतलब वेदर फ्रॉम मदर और फादर। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएं तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर,
टू, यानी कि ये जो जीन होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, IGF-2 जीन। ये जो जीन होती है ये कब एक्सप्रेस होती है या कहां से, इसका सोर्स क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द एलील इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैटर्नल एलील होगी IGF-2 जीन वाली वही एक्सप्रेस करेगी, मैटरनल नहीं करेगी एक्सप्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीन्स पैटर्नली एक्सप्रेस करती हैं और कुछ जो है वो मैटरनली एक्सप्रेस करती हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक फिनोमेना है जिसको हम क्या कहते हैं, एलेलिक नहीं, मोनो एलेलिक एक्सक्लूजन या एक्सप्रेशन कहें, हम एक्सक्लूजन भी कह सकते हैं और एलेलिक एक्सक्लूजन कह सकते हैं या मोनो एलेलिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एक्सक्लूजन, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आइदर पैटर्नल और मैटरनल एलील विल एक्सप्रेस। तो इसी को कहते हैं मोनो एलेलिक एक्सप्रेशन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलेलिक एक्सक्लूजन। तो ऐसी सेल्स जिसमें इन दोनों में से कोई एक एलील एक्सप्रेस हो रही है, तो वो पर्टिकुलर जीन या वो पर्टिकुलर, हाँ, जीन की ही कॉरस्पॉन्डिंग एलील्स होंगी। वो पर्टिकुलर जीन क्या कहलाएगी, वो किस स्टेट में कही जाएगी, फंक्शनल हेमीजाइगस स्टेट में कही जाएगी। हेमीजाइगस का कॉन्सेप्ट हमको पहले से मालूम है। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल का मतलब हो गया XY, फीमेल की बात करते हैं तो XX। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि Y के ऐसे रीजन जो नॉन होमोलोगस हैं X से, वो क्या होंगे, वो हेमीजाइगस ही तो होंगे और यहाँ पे होमोजाइगोसिटी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वही कहानी है कि ऐसी जीन्स जिनकी सिर्फ एक एलील एक्सप्रेस कर रही है, तो वो जीन्स क्या शो कर रही हैं, फंक्शनल हेमीजाइगोसिटी। तो इस पॉइंट को अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दें, सच जीन्स एग्जिबिट फंक्शनल हेमीजाइगोसिटी। जैसे इसी का हम क्या कहते हैं, IGF-2 जीन जो है ये फंक्शनल हेमीजाइगोसिटी शो कर रही है। अब ये हमने क्या कहा कि ये एक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है। ये जो पूरा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तो ये मॉडिफिकेशन कब अचीव होता है, या इस तरीके से जो सिंगल एलील एक्सप्रेस कर रही है दूसरी साइलेंट स्टेट में है, ये किस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में अचीव होता है? तो आप समझ लें इसका, हाँ, इसका जो टाइम होता है वो या तो जब अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि गैमीट्स के ही स्टेट में है, तभी ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकता है, या अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है एम्ब्रियोजेनेसिस, तो उस स्टेट में भी ये अचीव कराया जा सकता है दिस इम्प्रिंटिंग। तो हम यहाँ पे पॉइंट उसका लिख सकते हैं कि these epigenetic differences can occur, दो कंडीशन है, इन गैमीट्स, या दूसरी कंडीशन क्या है, और वेरी अर्ली इन एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये इनकी टाइमिंग हो सकती है। अब इम्प्रिंटिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इम्प्रिंटिंग किस तरीके की प्रोसेस है ये बात आप समझ लें।
इम्प्रिंटिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जर्म लाइन सेल्स जब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में फॉर्म होती हैं तो उसमें जो इम्प्रिंटिंग पहले से चली आ रही है उसको इरेज किया जाता है और उसके बाद इंडिविजुअल का जो सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, उसके हिसाब से फिर से वो इम्प्रिंटिंग रीस्टैब्लिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि स्पर्म अगर डेवलप हो रहा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहाँ पे पेटर्नल इम्प्रिंटिंग इस्टेब्लिश की जाएगी, जबकि oocyte का डेवलपमेंट जब हो रहा होगा तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लिख दें, डायनेमिक प्रोसेस ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इन जर्म लाइन सेल्स द imprint is erased and then re-established according to the sex of the individual। तो अब इसमें दो दो कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास, जैसे कि अगर डेवलपिंग स्पर्म की बात करें या डेवलपिंग oocyte की बात करें। तो डेवलपिंग स्पर्म में पैटर्नल इम्प्रिंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जबकि डेवलपिंग oocyte में मैटरनल इम्प्रिंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये प्रोसेस कैसे हो रही है, क्या हो रही, कब हो रही है, इसकी बात। अब अगर हम बात करें कि जो इम्प्रिंटेड जीन्स होती हैं ये किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं जीनोम में, तो अक्सर ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इम्प्रिंटेड जीन्स हैं वो एक साथ पाई जाती हैं, यानी कि क्लस्टर्स में वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द इम्प्रिंटेड जीन्स क्या है, दे आर फाउंड इन क्लस्टर्स। और ये क्लस्टर जो है वो कई 100 किलो बेस लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कि ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलो बेसिस। जाहिर सी बात है कई जीन्स होंगी तो क्लस्टर का साइज तो बड़ा होगा ही। जैसे यहां पे एक एग्जांपल हम आपको बताएं, फॉर एग्जांपल माउस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो माउस क्रोमोसोम में 150 इम्प्रिंटेड जीन्स जो है अभी तक मैप की जा चुकी हैं। इम्प्रिंटेड जीन्स हैव बीन मैप्ड। तो संख्या कितनी हो गई इन जीन्स की, 150। ठीक, अब हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द इम्प्रिंटेड जीन्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स। तो इन 150 में से, यानी कि आउट ऑफ दीज 150 इम्प्रिंटेड जीन्स, इनमें से लगभग 80% जो जीन्स हैं, 80% आर क्लस्टर्ड इनटू 16 जीनोमिक रीजन्स। 16 इलाकों में ये झुंड बना के 80%, तो इसका 80% कितना होगा,
150 का भैया 120 होगा। तो 120 जीन्स जो है वो 16 जीनोमिक रीजन्स में, तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि एक एक रीजन में लगभग 10 से 12 जीन्स इकट्ठा मौजूद होंगी। तो ये इस तरीके से इनका लोकेशन हो गया। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है न्यूक्लियस के अंदर, ये कैसे पता लगाती है कि मैटरनल एलील को एक्सप्रेस कराना है, पैटर्नल को साइलेंट रखना है, या वाइस वर्सा, पैटर्नल को एक्सप्रेस कराना, मैटरनल को साइलेंट रखना है? तो बताए कोई, या क्वेश्चन लिख दें, हाउ डज ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी नो which of the two alleles is to be expressed? दो एलील्स हैं, उनमें से किसका एक्सप्रेशन कराना है, ये कैसे पता चलता है? तो जवाब आपको मालूम है। आंसर क्या है? इसका मतलब एमआरएनए ग्रेडियंट। नहीं नहीं नहीं, एमआरएनए ग्रेडियंट नहीं है। आंसर है डीएनए मिथाइलेशन। किस एलील का मिथाइलेशन स्टेट क्या है, ये ही डिसाइड करेगा कि कौन सी एलील एक्सप्रेस होगी, कौन सी नहीं। अगर पैटर्नल एलील ज़्यादा मिथाइलेटेड है तो क्या वो एक्सप्रेस कर पाएगी? नहीं। नहीं करेगी, क्योंकि एक्सप्रेशन को रिप्रेस करने का काम ही करता है मिथाइलेशन। तो इसलिए अब ये आंसर हमने लिख दिया, इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे, अगर ये क्या हो गया ज़्यादा, चलो बड़ा बड़ा ही लिख देते हैं कि डीएनए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, डीएनए मिथाइलेशन is essential for establishment and maintenance of जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो अगर कहीं भी इस तरह का कुछ सवाल आए कि भैया बताओ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के पीछे क्या कारण है, क्या सॉलिड रीजन है, तो आप एक टर्म बोल देंगे डीएनए मिथाइलेशन, काम खत्म आपका। अच्छा, मैमल्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, मैमल्स के केस में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो होता है इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन्स के हाथ में, जो कि जीनोम में ही रीजन्स ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन मैमल्स जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, इम्प्रिंटिंग, नहीं क्या लिख दिया हमने, इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन्स, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, आईसीआरस। अब ये इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन्स बेसिकली क्या हैं? तो ये जो रीजन्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज सिस एक्टिंग कंट्रोल सीक्वेंसेस होते हैं। ये सब टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। जो क्या करते हैं ये लॉन्ग रेंज सिस एक्टिंग कंट्रोल सीक्वेंसेस, तो इनका काम क्या होता है कि दे प्रोवाइड imprinted monoallelic expression to several genes। और कौन सी जीन्स होंगी, जाहिर सी बात है इम्प्रिंटेड जीन्स होंगी।
जो कि इम्प्रिंटेड जीन क्लस्टर्स में मौजूद होंगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉन्ग रेंज सिस एक्टिंग कंट्रोल सीक्वेंसेस? बस फिर वही जवाब आपके पास आता है कि ये जो होते हैं कंट्रोल सीक्वेंसेस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि वही डीएनए का मिथाइलेशन स्टेट, यानी कि अगर हम सिंपली ये बात करें, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसीआरस, ये क्या है? प्रोफाउंड डिफरेंस, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा, बृहद, प्रोफाउंड डिफरेंस इन डीएनए मिथाइलेशन, किसमें किसमें? इन पेटर्नल या पेटर्नली डिराइव्ड कॉपीज या मैटरनली डिराइव्ड कॉपीज। कॉपीज किसकी? आईसीआर की ही कॉपी की बात हो रही है, डिराइव्ड कॉपीज। तो इसमें से जो कॉपी ज़्यादा मिथाइलेटेड होगी वो नहीं एक्सप्रेस करेगी, और जो कम मिथाइलेटेड होगी वो, या नहीं होगी मिथाइलेटेड, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस। तो ये कॉपीज ऑफ आईसीआर, आईसीआर लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा जो कोर कॉन्सेप्ट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इतना पढ़ने के बाद हमको समझ में आया, डीएनए मिथाइलेशन पे। लेकिन कुछ बातें इसमें पता चली, जैसे कि मोनो एलेलिक एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शनल हेमिजाइगोसिटी, फिर जीन क्लस्टर्स के फॉर्म में इम्प्रिंटेड जीन्स रहती हैं। तो ये सब कुछ बातें थी, टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक। अब इसमें एक डायग्राम है, उस डायग्राम का हमने लिया नहीं स्नैपशॉट, तो वो हम आपको कैसे बताएं। इसको देखिएगा, फिगर 1.173, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए हैं। सो दिस वाज अबाउट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है एपीजेनेटिक्स। इसको भी थोड़ा सा समझ लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर, हाँ, तो फिर ये कैसे होगा? कोई पैटर्नली एक्सप्रेस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रही है, मतलब उसके उसके पास जो क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है हम्म, उसको पैटर्नली एक्सप्रेस करना है, तो उसमें मैटरनल वाले जो रीजन्स होंगे वो मिथाइलेटेड होंगे। हम्म, लेकिन जब में oocyte का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, हम्म। तो उस वापस से उसका मिथाइलेशन हटाया जाएगा ना फिर, क्योंकि एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म, कोई मदर है, ठीक है। कोई लेडी है, तो हम्म, उसमें जो जीन है वो पैटर्नली एक्सप्रेस होने वाली है, तो उसको जो उसके फादर से मिली होगी वो एक्सप्रेस होनी है। हाँ, तो उस वाली जीन उसमें मिथाइलेटेड है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, वो जीनोमिक इम्प्रिंटेड है। ठीक है। लेकिन जब उसका ओवम फॉर्म होगा, हाँ, उस तो मदर में उस ओवम फॉर्म होगा, ठीक है। वो जो मिथाइलेटेड रीजन है उसको पैटर्नली, अनमिथाइलेटेड किया जाएगा ना। हाँ हाँ, तो पैटर्नली एक्सप्रेस होने वाली जीन्स उसके अंदर है, तो वो अगर स्पर्म से फ्यूज करेंगी तो उसमें स्पर्म में वो जीन्स होंगी जो वहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना है। हम्म। तो यही कह रही हूँ, तो, नहीं समझा। तो इसमें क्या मतलब प्रोसेस में कंफ्यूजन है? नहीं, हमको प्रोसेस में कंफ्यूजन नहीं है, मतलब बस ये जानना है कि हम्म, वहाँ फादर में एक्सप्रेस होने वाली जीन ही एक्सप्रेस होगी ऑफस्प्रिंग में, तो मदर में वो जीन इम्प्रिंटेड थी, हम्म। नहीं, तो जैसे उसको मेनली सोर्स की बात कर रहे हैं ना हम, जैसे कि ऑटोसोम्स की में भी सोर्स की बात कर रहे हैं हम। 22 पेयर जो आ रही हैं, तो उसमें से 22 मदर से आ रही, 22 फादर से आ रही हैं, जैसे। नहीं, तो आपने बताया था कि उस लेवल पे फिर से इम्प्रिंटिंग को वापस किया जाता है, इरेज जैसे किया जाता है जर्म लाइन सेल्स प्राइमरी जब, हाँ, लेवल पे किया जाएगा हाँ, या फिर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे किया जाएगा। तो हाँ, वही तो किया जाता होगा कि वो क्या एक्सप्रेस कर रही है। अगर मदर है और उसमें पैटर्नली एक्सप्रेस कर रही जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है उसमें, हाँ, मदर वाले में, हाँ, तो उसमें वो मिथाइलेशन हटाया जाता होगा। हाँ, मेथाइलेशन बिल्कुल।
मिथाइलेशन हटाए जाते हैं और उसके बाद उसको रीस्टैब्लिश किया जाता है। दैट डिपेंड्स कि जो गैमीट है वो किस सोर्स से आ रहा है। और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मियोसिस के दौरान, यानी कि जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस दौरान जो क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है एट मेटाफिजिक प्लेट, वो क्या होता है, वो रैंडम होता है, ये हम जानते हैं। तो उसमें चांसेस क्या होते हैं? उसमें चांसेस ये होते हैं कि हो सकता है कि मदर के ज़्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो किसी एक गेमेट में जाएं एज कंपेयर टू फादर। तो उस केस में भी जो ये इम्प्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो वह, देखो एकदम से एक तो मेंटेनेंस वाला हो रहा है, डी नोवो वाला होता है, दो तरीके का डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है। मेंटेनेंस मिथाइलेशन में ओरिजिनली जहाँ पे मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि डी नोवो नहीं होगा, नई जगह पे भी मिथाइलेशन हो सकता है। और जो मेंटेनेंस वाला है वो तो चल ही रहा है। तो कुल मिला के जब जब नई नई जनरेशन फॉर्म हो रही है, तब तब जो ऑलरेडी मिथाइलेटेड स्टेट है उसको रिमूव करके और वापस से रीमिथाइलेशन करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो उस दौरान नए स्ट्रैंड पे तो मिथाइलेशन करना ही पड़ेगा। तो ओरिजिनल सोर्स से जो आ रहा है वो मेंटेनेंस में चला जाएगा, और अगर नहीं कोई जीन, कोई इलाका मिथाइलेटेड है, तो हो सकता है वो मिथाइलेटेड हो जाए बाय डी नोवो मिथाइलेशन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम पे रिमूव करो और फ्रेशली जो है वो मिथाइलेटेड स्टेट जो है वो डालो। क्या कुछ समझ में आ पाया, या मतलब एक्सप्लेन किए हम? मतलब कि वो मिथाइलेशन हटता ही हटता है, हाँ। वापस मिथाइलेटेड किया जाता है। हम्म। फिर ये डिसाइड करना है कि कौन वाले क्रोमोसोम पे मिथाइलेशन करना है हमको। हाँ। लेकिन मिथाइलेशन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हटाया ही जाएगा, डीमिथाइलेटेड स्टेट कर ही जाएगी। हाँ, वो काम होगा। ऐसा नहीं कि उसी को ब्लाइंड फोल्डली फॉलो किया जाए। ठीक है। जी जी। ओके। अब एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इसकी हम टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हिसाब किताब क्या है, पहले लिख देते हैं प्रॉपर डेफिनेशन उसके बाद उसको इलाबोरेट करेंगे। तो इट रिफर्स टू बोथ हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल changes in cell and tissue specific patterns of gene expression। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हेरिटेबल या नॉन हेरिटेबल चेंजेस हैं, ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज की वजह से नहीं हो रहे हैं। तो बल्कि इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन करके यहीं पे इंडिकेट कर दें कि ये जो चेंजेस दोनों हो रहे हैं, दे आर नॉट कॉज्ड बाय चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में किसी तरह का चेंज नहीं आना है। उसके बियॉन्ड किस तरीके से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, ये होता है एपिजेनेटिक्स। तो तरीके क्या हैं, किस तरीके से एपिजेनेटिक्स ऑपरेट करता है? तो इस प्रोसेस में, यानी कि एपिजेनेटिक प्रोसेस इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है ये? सबसे पहला, नंबर 1, अभी जो हमने आपको बताया, रिवर्सिबल डीएनए मिथाइलेशन, ये भी एक एपिजेनेटिक प्रोसेस है। इस और ये रिवर्सिबल होती है, ऑल्दो कोवेलेंट अटैचमेंट होता है मिथाइल ग्रुप का साइटोसिन से, लेकिन वो रिवर्स हो सकता है। दूसरा जो है, दूसरी प्रोसेस क्या है एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स की?
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, रीमॉडलिंग होती है क्रोमैटिन की। ये दूसरा प्रोसेस है एपिजेनेटिक्स का। फिर तीसरा जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है आरएनए बेस्ड मैकेनिज्म्स। तो आरएनए बेस्ड मैकेनिज्म्स वैसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन में। नॉन कोडिंग आरएनए का क्या रोल होता है, जैसे जी आरएनए इंटरफेरेंस में mRNA, siRNA, piRNA, इन सब की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो वो सारे एपिजेनेटिक चेंजेस ही हैं, तो ये हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा ओवरव्यू उसका कर लेते हैं। अब डीएनए मिथाइलेशन का तो हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ और बताने की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये तो हो चुका है। इसकी ज़रा बात कर लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन होता है इसकी सिंथेसिस के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल, और उसकी वजह से कैसे क्रोमैटिन जो है वो रीमॉडल हो जाता है। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे सेकेंड वाले को, ठीक। तो देखो, इसमें बेसिकली होता ये है कि ये मान लीजिए कि आप कोई हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन है, और हिस्टोन जो है इसका ये हमने कह दिया ये हो गया एन टर्मिनल, और ये इसका सी टर्मिनल हो गया। अब ये जो एन टर्मिनल रीजन है ये क्या होता है, एन टर्मिनल वाला जो रीजन होता है ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम से बाहर निकल जाता है ये एन टर्मिनल वाला जो रीजन है, और इसकी वजह से इस एन टर्मिनल रीजन में जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो यानी कि हम ये लिख दें पहले, एमिनो एसिड्स इन दीज, एन टर्मिनल क्या बना रहा है, टेल बना रहा है, इन दीज टेल्स कैन बी कोवेलेंटली मॉडिफाइड, क्योंकि फ्रीली एक्सेसिबल है, यहां पे न्यूक्लियोसोम से बाहर निकला हुआ है, कैन बी कोवेलेंटली मॉडिफाइड इन मेनी वेज, कई तरीकों से इसका मॉडिफिकेशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से इन एमिनो एसिड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, तो जैसे एसिटाइलेशन, यानी एसिटाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया, मिथाइलेशन कर सकते हैं, या इसका फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये एमिनो एसिड टेल्स जो हैं वो मॉडिफाई की जा सकती हैं। अब ये जो भी मॉडिफिकेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको हम सम अप इस तरीके से कर सकते हैं कि these modifications are catalyzed by many different proteins, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं, जो इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन की प्रोटीन जो होती हैं, बेसिकली इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि अगर इस तरीके से इंडिकेट करें, 1, 2 और 3, एक ग्रुप को हम कहते हैं राइटर्स, दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं रीडर्स, और तीसरे ग्रुप को हम कहते हैं इरेजर्स। तो अब इनका जैसा नाम है वैसा ही इनका फंक्शन है। तो राइटर जो है वो क्या करेगी कि ये दे ऐड केमिकल ग्रुप्स टू हिस्टोन्स, तो जो भी केमिकल ग्रुप
ऐड करना होगा, मान लो मिथाइल करना हो, एसिटाइल करना हो या फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना हो, तो एडिशन वाली जो होंगी प्रोटीन्स वो राइटर्स कहलाएंगे। फिर आती हैं रीडर्स। तो रीडर्स का मतलब कि इनका काम होता है दे इंटरप्रेट द मॉडिफिकेशंस डन बाय राइटर्स ने जो मॉडिफिकेशन किया उसको इंटरप्रेट करना या उसको रीड करना, बेसिकली इनकी जिम्मेदारी होती है। और इरेजर सब आप गेस कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, दे रिमूव केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम हिस्टोन, ये हटा देंगे, यानी कि राइटर के काम का उल्टा काम कर देंगे। ठीक है। अब ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, राइटर्स जो मॉडिफिकेशन इंड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली इसकी वजह से होता क्या है कि क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, यानी कि दीज मॉडिफिकेशंस लीड टू चेंज इन, उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। तो चेंज इन क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से क्या होगा, इट मेक्स genes on nucleosomes accessible और inaccessible, किस काम के लिए, फॉर ट्रांसक्रिप्शन। किस तरीके का चेंज इंड्यूस हुआ वो उस पर डिपेंड करेगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए उतना इलाका न्यूक्लियोसोम में जिसमें जीन है वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप अगर इसमें अटैच हो गया है तो क्या होगा बताओ, एसिटाइलेशन से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है कि नहीं होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन हाँ, दूर दूर निकल दूर हो जाती हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो इट मेक्स जीन्स अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। अब वहीं पे अगर हम मिथाइलेशन की बात कर देते तो उस केस में डीएनए मिथाइलेशन की बात, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन की स्पेशली बात कर रहे हैं। हिस्टोन का अगर मिथाइलेशन होगा तब क्या होगा, तब क्या कहानी बन सकती है? किस रेसिड्यू पे हो रहा है, लाइसिन के 7 पे या 4 पे? हाँ एग्जैक्टली, किस रेसिड्यू पे हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। गुड। तो वो भी हम लोग वो देख चुके हैं ना वो ऑलरेडी, या नहीं देखे हैं? यूकैरियोटिक रेगुलेशन में देखे थे, जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन में, ठीक 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 ठीक, गुड। वायलेशन क्लास में फर्स्ट ईयर। हाँ हाँ हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई, खैर। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये रिवर्सिबल भी है, तो यानी कि एसिटाइल ग्रुप को रिमूव भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जीन्स का। तो ओपन या क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन उसी हिसाब से जीन का डिसाइड हो जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है वो ये है कि ये मॉडिफिकेशन के जो कॉम्बिनेशंस आपने ऊपर देखे, 3 टाइप का देख रहे हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, हो सकता है कि ये हो, ये हो, ये हो, या तीनों हो या कोई नहीं हो। मतलब कहने का ये है कि हिस्टोन का जो मॉडिफिकेशन है उसके कई कॉम्बिनेशंस जो है वो पॉसिबल हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, इन तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो इस जो मॉडिफिकेशन के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इससे क्या होता है, इसी से जो है क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है और जीन का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। और ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं हिस्टोन के मॉडिफिकेशन के, इसी की वजह से जो जो सेल स्पेसिफिक पैटर्न होता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन का, कि किसी जीन में किसी सेल में
कोई पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्राइब हो रही है दूसरे में नहीं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल अभी ले लें कि पैंक्रियाज की बीटा जो सेल्स होती हैं आइलेट्स में, उनमें इंसुलिन ट्रांसक्राइब हो रहा है जीन, और वही इंसुलिन जीन जो है हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स में भी मौजूद है, वहाँ क्यों नहीं ट्रांसक्राइब होकर इंसुलिन बना दे रहा है लीवर वूवर से। तो ये जो सेल स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक पैटर्न है जीन ट्रांसक्रिप्शन का, ये लार्जली डिपेंड करता है ऑन दी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। तो ये बहुत ही क्लियर, बहुत बढ़िया, मतलब ये इस तरीके के सवाल इंटरव्यू में बताने के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। ऐसे पूछा जाता है तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ हिस्टोन modifications are possible। ठीक, जो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के कॉम्बिनेशंस का, इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, इसको कहते हैं हिस्टोन कोड। तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं हिस्टोन कोड। ये क्या चीज है? तो इट इज द sum of the complex patterns and interactions of histone modifications, वो चाहे क्या हो, फिर से लिख दे रहे हैं, क्या था, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन हिस्टोन मॉडिफिकेशन का बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट ऑल्टर क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। तो हिस्टोन कोड उसी को कहते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के इंटरैक्शन का, दैट कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोड। और यही हिस्टोन कोड डिफाइन करेगा कि किस पर्टिकुलर सेल टाइप में किस तरीके के जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, उसके फंक्शनल स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग, या वो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इस हिस्टोन कोड की है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड करना ज़रूरी है। हिस्टोन कोड तो हमने बता दिया, इसको इधर लिख देते हैं कि combinations of these changes allow differentiated cells, जो ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर गेन कर चुकी हैं और फंक्शन भी, differentiated cells to carry out cell specific patterns of gene transcription and to respond to external signals। जिस तरीके के रिसेप्टर होंगे उसी तरीके के सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगी वो सेल। एक्सटर्नल सिग्नल्स दैट मॉडिफाई these patterns without any changes in DNA sequence। DNA सीक्वेंस में चेंज नहीं होना है बस, तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, ये फिनोमेना हो गया। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ क्रोमैटिन या एपिजेनेटिक्स एज अ होल। तो अब ये जो तीसरा है आरएनए बेस्ड मैकेनिज्म, ये हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे ये आरएनए इंटरफेरेंस, बेसिकली ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कल।